हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि कल हमने जो ईवीएस पेडागोजी की वीडियो बनाई थी वो आप सभी ने देख लिया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप सबको बहुत ही पसंद आया होगा। तो आइए फ्रेंड्स, उसी क्रम में आज हम सीडीपी की क्लास देखेंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की क्लास। तो कुछ क्लासेस पड़ी हैं, प्ले लिस्ट में भी आप देख सकते हैं, सीटेट यूपीटेट के प्ले लिस्ट बनी है, उसमें आप सीडीपी की क्लासें और ईवीएस की क्लासें भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न सेशन का। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करता है? तो ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके, या पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, और पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, या पाठ्यपुस्तक में दिए गए सूचनाओं को कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। तो दोस्तों, यहाँ पे कंठस्थीकरण यानी कि रटवाने की बात हो रही है, तो ये पहले ही आप इसको इग्नोर कर देंगे। दूसरी बात, पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों को उत्तर में, तो देखेंगे आप एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के बारे में अभ्यास नहीं करवाना है आपको। क्यों? क्योंकि वो आपको कम से कम बच्चों को क्रिएटिविटी उनके अंदर लाना है, सृजनात्मकता लाना है, कि बच्चों को एक ही प्रकार के प्रश्नों को कई तरह से हल करने का समाधान उनको आना चाहिए। ये क्रिएटिविटी उनके अंदर जागरूक करना है और एक ही नियम कानून पर उन्हें नहीं चलने देना है, तो उनके अंदर क्रिएटिविटी लेकर आना है। अगर कह रहा है पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, इसका कोई मतलब नहीं है कि मतलब पाठ्यपुस्तक में आपको एक क्रम से 1 से 5 तक के प्रश्न दिए गए हैं, तो उनके व्यवस्थित तरीके से उत्तर लिख करके ही समस्या का समाधान, प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में ऐसे सक्षम नहीं बनाया जा सकता। ये तो हो गया सिर्फ रटा-रटाया चीज़ करने पर। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तो 5 प्रश्न दे दिया है, तो आप पाँचों प्रश्न के रट करके उत्तर भी लिख सकते हैं, समझ करके भी उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन क्या गारंटी है कि आपने समझ करके उत्तर लिखा है? तो वहाँ पे बच्चों को समस्या के बारे में सहजा अनुभूत, कोई भी समस्या है तो उसके बारे में सहज अनुभूति कराई जाती है। बच्चों को उसको आसान बनाने की कोशिश किया जाता है कि कोई भी क्वेश्चन हुआ, सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। जैसे अब बच्चों को एक ही क्वेश्चन दे दिया गया, उसके बारे में बच्चों के सामने कई विकल्प रख देना चाहिए, जिससे बच्चों को जो आसान लगेगा उस हिसाब से बच्चे खुद अपने आप समझ करके उस समस्या का समाधान करने में जुट जाएंगे। तो इससे उन्हें क्या होगा, बहुत ही क्वेश्चन आसान भी लगेगा और उनके अंदर क्रिएटिविटी की क्षमता भी जागेगी, जिससे बच्चों को एक ही क्वेश्चन को कई तरह से सॉल्व करने की क्षमता बढ़ेगी। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, बच्चों की गलतियां। अब बच्चों की गलतियां, पहले नंबर देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, ये ऑप्शन हम तुरंत ही गलत कर देंगे, क्योंकि पहले बच्चे गलती करेंगे, उसके बाद ही गलतियों को सुधार करके वो कुछ सीखेंगे। अगर वो डायरेक्ट कोई भी चीज़ सही नहीं कर सकते, अगर वो पहली बार सीख रहे हैं कोई भी चीज़, तो उसमें गलती करना उनकी अधिगम का एक प्रकार का ये भाग है। अधिगम का एक महत्वपूर्ण भाग है गलती। तो यहाँ पे महत्वहीन नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन हम इसको इग्नोर कर देंगे, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, लापरवाही इसमें कोई नहीं है। बच्चा सीख रहा है तो गलती करेगा ही, गलती करने के बाद ही वो सही करेगा। सी ऑप्शन है, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। तो ये देखिए, टीचर कई क्लास में होते हैं, अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसको डांट देते हैं और ऐसा कहते हैं कि उसको सुधार करो, उसको कई बार इरेजिंग करवा के सुधार करवाते हैं। तो ये बार बार अभ्यास कहकर, ये भी कहीं ना कहीं अगर उपयुक्त विधि में देखा जाए तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर अधिगम प्रक्रिया का, इसमें जो ऑप्शन नंबर डी होगा, अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है गलती तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देता है, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, एक शिक्षक को चाहिए कि, अब एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। बी ऑप्शन है, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करे। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो हमें पहले आंसर गलत लगे उसे नेग्लेक्ट कर देना है। तो पहला देखते हैं, यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड आ गया, सम्मान करता है, तो इसे अभी हम होल्ड पे रखते हैं।
बी ऑप्शन देखते हैं, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना करे। जी नहीं, ये बिल्कुल तुलना नहीं करना है, क्योंकि अगर बच्चों मान लीजिए आपके क्लास में एक बच्चा क्या है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, एक बच्चा क्या है, बहुत ही वीक है। अगर हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं, तो जो इंटेलिजेंट बच्चा है, उसकी अगर हम कंपेयर करेंगे वीक बच्चे से, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वीक बच्चा होगा, स्टूडेंट होगा, उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न होगी और वह प्रोत्साहित नहीं हो पाएगा, उसके अंदर कोई प्रेरणा नहीं आएगी, उसे लगेगा कि मैं बेकार हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सब निकम्मा समझते हैं। तो इस तरह से उस बच्चे में नेगेटिविटी आ जाएगी और इस बच्चे में ओवर स्मार्टनेस आ जाएगा। तो दोनों में कहीं न कहीं अगर तुलना करेंगे, तो दोनों में कहीं न कहीं थोड़ा-सा दोनों में हानि देखने को मिलेगा। तो तुलना करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चाहे आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, चाहे कोचिंग पढ़ा रहे हो, चाहे घर पे कहीं भी पढ़ा रहे हो, तो तुलना नहीं करना है। वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। तो ये भी नहीं करना है, यहाँ पे विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि समुदाय का है तो इसको हम अपने समुदाय के हैं तो इसको हम ज़्यादा बढ़ावा दें, जो हमारे समुदाय का नहीं है उसको हम नीचे गिराएँ, तो यह भी बिल्कुल उचित नहीं है। ये उचित ही नहीं है, बिल्कुल की बात ही छोड़िए। ऐसा करना तुरंत इसको नेगेटिव वर्ड में हटा दीजिए। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करे। तो ऐसा भी नहीं करना है, अनदेखी नहीं करना है। मान लीजिए कोई किसी को इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती है, किसी को हिंदी नहीं आती, लोकल लैंग्वेज में बात करता है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही जिस भाषा में वो सीख सके, उसी भाषा में उसे सिखाना हमारा कर्तव्य है। तो उसकी विविधताओं को देखना है, उसकी विभिन्नताओं को भी देखना है। अगर कोई वीक है, तो उसको थोड़ा-सा अच्छे लेवल पर लेकर जाना है, कोई अच्छा लेवल है, तो उसको बैलेंस में रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, या संप्रेषित करें कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। तो शिक्षक को चाहिए कि आप कक्षा कक्ष में संप्रेषित करें बच्चों को और सभी संस्कृतियों का सम्मान करें। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। जब शिक्षक को विद्यार्थियों और उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी, अब यहाँ पे पूछा गया है, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं, निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं और विद्यार्थी का उत्साह भंग हो। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को, जो ऑप्शन है उसे एलिमिनेट करते हैं। यहाँ पे पहला चौथा ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता तथा दबाव में आ जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, किसको, शिक्षक को विद्यार्थियों की योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो प्रभावित होते हैं। सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। तो देखिए उत्सुक एवं प्रेरित, इसको पॉजिटिव वर्ड है, थोड़ा सा इसको होल्ड पे रखेंगे। निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए, अब विद्यार्थी निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई सकारात्मक विश्वास है किसी स्टूडेंट के ऊपर आपको, तो वह, आप उसे प्रेरित करेंगे तो वह सीखने के लिए नए नए प्रयास करेगा, प्रयास करना बंद नहीं करेगा। और विद्यार्थी का उत्साह भंग हो जाता है, जी हाँ, उसका उत्साह भंग नहीं होता है और वह दबाव में भी नहीं आता है, क्योंकि वह उत्सुक हो जाता है और आगे कोई भी चीज़ करने के लिए वह उसे प्रेरणा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे परफेक्ट होगा, सीखने के लिए उत्सुक होगा एवं प्रेरित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, अच्छे से एक्सप्लेन मैं कर पा रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम व्यूह रचना कौशल सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाती है? तो देखेंगे कौन से शिक्षण अधिगम व्यूह रचना कौशल सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाती हैं। तो विद्यार्थियों को लचीले ढंग से चिंतन में सहायता करना, विद्यार्थियों को जोखिम उठाने के लिए करना, शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित करना। देखिए अति नियंत्रित करना, यहाँ पे जो ऐसे वर्ड लगे आपको उसको तुरंत सर्किल कर दीजिए, जिससे आपको एलिमिनेट करने में आसानी होगी। विद्यार्थियों को अध्यावसायी और विलंब संतुष्टि हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना। अब सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाने का काम कौन करेगा? चिंतन में सहायता करना, ये तो बिल्कुल बाधा नहीं है। विद्यार्थियों को रिस्क लेने के लिए कहना, तो ये भी कुछ हद तक सही है। अब शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित करना, जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे अति नियंत्रित नहीं करना है, बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना है। जो भी बच्चा करता है, हो सकता है कि बच्चा सही करे, हमें नियंत्रित करने पर उसका सही भी काम में बाधा उत्पन्न हो जाए। विद्यार्थियों को अध्यावसायी और विलंब संतुष्टि हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना, तो कहीं न कहीं अभी बाधा नहीं पहुंचाती है, तो बाधा पहुंचाने का काम अति नियंत्रित वाला काम है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित नहीं करना चाहिए। शिक्षण अधिगम में जैसा वो अधिगम करना चाहता है, उसको उसी तरह से अधिगम करने देना चाहिए।
आगे देखेंगे अधिकतम अधिगम अयोग्यता उपयुक्त रूप से परिभाषित की जा सकती है। तो अधिगम अयोग्यता उपयुक्त रूप से परिभाषित की जा सकती है। देखेंगे यह बाध्य तथा शैक्षिक और संस्कृत वंचना से होती है। यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया से होती है। यह बाह्य और सांवेगिक विक्षोभ से होती है। यह आंतरिक है और मानसिक मंदता से होती है। तो अयोग्यता अधिगम अयोग्यता जो है वह आंतरिक और मानसिक मंदता से बिल्कुल नहीं होती। इसका कोई मतलब नहीं होता है। मानसिक मंदता है और आंतरिक है, तो मानसिक मंदता अगर है तो बच्चा को धीरे-धीरे अगर प्रयास करवाया जाए, अगर देखा जाए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत से थॉर्नडाइक के द्वारा, तो मानसिक मंदता अगर है तो धीरे-धीरे वह कोई भी चीज़ अगर उसे अच्छे से सिखाया जाए तो वो सीख सकता है। तो यहाँ पे देखिए यह बाह्य और सांवेगिक विक्षोभ से होती है। तो विक्षोभ का मतलब यहाँ पे बाधा उत्पन्न करना होता है। यह बाह्य और सांवेगिक विक्षोभ से होती है, तो यह भी बिल्कुल उचित कथन नहीं है। तो बच्चे को यहाँ पे देखेंगे यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया से होती है। ये ऑप्शन सही हो सकता है। अगला ऑप्शन देखेंगे यह बाध्य तथा शैक्षिक और संस्कृत वंचना से होती है। तो यह भी कहीं न कहीं हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया से होती है। आगे देखेंगे अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी उपागम की विशेषता है। अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल देना, अधिगम के लिए सूचना प्रक्रम पर बल देना, अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना, अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देना। तो अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी उपागम यानी कि क्रिएटिविटी उपागम की विशेषता क्या है इसमें देखेंगे। तो अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देना, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन अभी इसे होल्ड पे रखेंगे। ये हो सकता है इससे भी अच्छा मिल जाए। अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना, यह भी सही हो सकता है। अधिगम के लिए सूचना प्रक्रम पर बल देना, बिल्कुल नहीं। अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल देना, जी हाँ, बिल्कुल यह भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन ऐसा नहीं है ऑप्शन सही नहीं, ऑप्शन सही है, लेकिन कौन सा ज़्यादा प्रभावी है हमें वो देखना है। तो अधिगम के देखिए सीटेट में ही होता है, ऑप्शन कोई गलत नहीं होता, लेकिन ऑप्शन में सबसे उपयुक्त जो होता है वही ऑप्शन में आपको छांटना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो सकता है। अधिगम के लिए दूसरों से जो सहयोग पर मिलता है उस पर ज़्यादा बल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर पे किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को आपने कॉपी कलम दे दिया, स्लेट दे दिया, बच्चा अपने आप से कितना सीखेगा वो उसे नहीं पता। लेकिन आप उसे कुछ सहयोग देंगे, आपको बताना है कि क ऐसे बनता है, ख ऐसे बनता है, आप उसे कुछ सिखाएँगे, अपने अनुभव के अनुसार सहयोग देंगे, तो वो उस पे ज़्यादा बल देगा। तो उससे बच्चे में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और उसे सीखने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। अब सूचना प्रक्रम का कोई मतलब नहीं होता है, संज्ञान पर बल देना। अब बच्चा क बनाना नहीं जान रहा है तो उसके संज्ञान पर क्या बल देंगे हम कि हाँ, उसे जोर देंगे फालतू में कि हाँ, तुम बना सकते हो, करो, करो, तुम कर सकते हो, करो। कितना वो कर सकता है जब उसे कभी क बनाया ही नहीं तो कितना बना सकता है वो। अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देना, तो बच्चे को अभी कुछ नहीं पता, उसको कोई अनुभव नहीं है तो क्या अनुभव पर बल देंगे। तो यहाँ पे सहयोग की ज़रूरत होगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है। आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, सत्यापन और सामान्यीकरण करना, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना। तो यहाँ पे समस्या समाधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे देखेंगे नहीं की बात की जा रही है। तो आंकड़ों का एकत्रीकरण करना बिल्कुल इसका समाधान का एक सम्मिलित है समाधान में। परिकल्पनाओं का निर्माण करना यह भी सम्मिलित है। और सत्यापन और सामान्यीकरण तीनों उपर्युक्त सही इसमें सम्मिलित हैं। पूछा कौन सा नहीं है, तो उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना, मतलब उद्दीपक का मतलब आप लोग को पता होगा। उद्दीपक अनुक्रिया के बीच उद्दीपक क्या होता है, कोई भी एक लालच होता है, एक लक्ष्य होता है जिसके प्रति अनुक्रिया कोई भी जो आगे होता है तो उसके प्रति अनुक्रिया करता है, कोई भी बालक होता है, कोई भी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो हमारा होगा राइट आंसर होगा। उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना यह समस्या समाधान में सम्मिलित नहीं है। आगे देखेंगे एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय के। तो यहाँ पे देखेंगे एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अंक लेने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय असफलता से बचने के लिए लक्ष्य। अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य, इसको बिठाएंगे इसमें। एक लक्ष्य शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। तो ये कुछ हद तक होल्ड पे रखेंगे। प्रदर्शन लक्ष्य, यहाँ देखेंगे एक शिक्षक को विद्यार्थियों को प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करना है इसमें। असफलता से बचने के लिए लक्ष्य अंक
के अंक लेने के लिए लक्ष्य। तो यहाँ पे इसको भी हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे, इसको भी हटाएंगे, रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। तो बच्चे को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि उसे दिखावे के लक्ष्य के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं सूचित करते हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। जो गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं होती हैं वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करना चाहिए। तो यह बिल्कुल गलतियों को अनदेखी नहीं करना चाहिए, इसको हटा देंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है, बिल्कुल विघ्न नहीं है, बल्कि वो दरवाजा खोलता है कि बच्चे अच्छे से पहले गलती करेगा, फिर बाद में सुधार करके उसको सही करेगा। और सूचित करते हैं कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर होती हैं। बिल्कुल ये ऑप्शन हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे तुलना की बात, तुलना वाला चीज तुरंत हटा दीजिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है, बिल्कुल सही है। बच्चों की जो गलतियां होती हैं, भ्रांत धारणाएं होती हैं, वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम होती हैं। बच्चा वहीं से सीखना स्टार्ट करता है। जब बच्चा गलती करेगा तो वहीं से वो सीखना स्टार्ट करेगा। संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? तो संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में इसको होल्ड पे रखेंगे। लघु वयस्क के रूप में जो सभी बच्चों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। तो निष्क्रिय प्राणी आपने देखा, निगेटिव वर्ड तुरंत आप इसे हटा दीजिए। कोरी पटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। तो अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार नहीं, उसको दैनिक जीवन में कोई भी प्रयोगात्मक कार्य करके या हस्तपरक कार्य करके उसको हम अच्छे से क्रिएटिविटी उसके अंदर ला सकते हैं। तो यह भी नहीं होगा। लघु वयस्क के सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना, तुलना शब्द आ गया, तुरंत हटा दीजिए। एक समस्या समाधान, देखिए समस्या समाधान ये पॉजिटिव वर्ड है। वैज्ञानिक अन्वेषक 100% पॉजिटिव वर्ड है। ये कहीं मिल जाए तो आप लोग पूरे एलिमिनेट करके आप इसको होल्ड पे रख के इसे सही भी कर सकते हैं। अगर आप जल्दबाजी में है, क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप अन्वेषक, वैज्ञानिक ये सब पॉजिटिव वर्ड देखकर भी तुरंत आंख मूंद के भी ट्रिक लगा सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही आंसर होगा। वैज्ञानिक अन्वेषक जब आ जाए तो कुछ सोचना ही नहीं है। सृजनात्मकता आ जाए तो भी नहीं सोचना है। अब आगे देखेंगे ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियाँ के कुछ उदाहरण हैं। अब देखेंगे किसके उदाहरण हैं। कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि, परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया। तो परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, ये बस जैसे रटना और समझने में अंतर होता है वैसे ये भी है। तो ये अभी हम इसे होल्ड पे रखेंगे। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि, इससे भी सही हो सकता है। आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को दर्शाना, तो देखिए हमने बताया ये भी सही है। कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन गलत नहीं है, लेकिन सबसे जो प्रैक्टिकली ऑप्शन कौन सा सही है वो हमें देखना है। तो इसमें सबसे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे तीनों में, चारों में सबसे ज़्यादा सही कौन लग रहा है? तो अधिगमकर्ताओं के उपलब्धि के आकलन की गणना विधि, यह आकलन किया जा रहा है, इवेल्युएशन किया जा रहा है। मूल्यांकन की प्रक्रिया तो है ही है। आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को, जैसे आपका नंबर है, नंबर आपके मार्कशीट पर चढ़ाई गई है, तो उससे पता चलता है कि आपकी एकेडमिक मेरिट क्या है, एकेडमिक मार्क क्या है, एकेडमिक प्रोग्रेस क्या है। तो उससे प्रोग्रेस नहीं दर्शाया जा सकता। हो सकता है आपको कोई सहयोग मिला हो बाहरी से, तो वहाँ से भी आपको एकेडमिक प्रोग्रेस देखने को मिल सकता है। तो वहाँ से हम क्या देखेंगे कि उपलब्धि के आकलन की जो गणना विधि है यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? तो अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब यहाँ पे देखेंगे अनुशासन के बारे में, तो बच्चों को उनके पाठ रट कर याद, देखिए रट कर आ गया तुरंत हटाइए, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बच्चों को अपने शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, इसको अभी होल्ड पे रखिए। यहाँ पे विनियमित और मॉनिटर करने की बात की जा रही है। शिक्षा को चुप्पी साधे हटाइए, शिक्षकों को निर्देश देने भी हटाइए। तो सीधा सीधा बच्चा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को अपने शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए मदद करता है अनुशासन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
अब यहाँ पे देखेंगे कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करना, इसमें कौन सा ऑप्शन करेगा? तो दोस्तों बता दिया हमने। क्वेश्चन की ध्यान से समझिए, ऑप्शन अपने आप समझ में आपको आ जाएंगे। यहाँ पे पाठ्य पुस्तकों की भूमिका, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनती हैं। अभी होल्ड पे रखिए। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। जरूरी नहीं है एक ही होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको एक आ गया, इसको अभी हटा दीजिए। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखती है। तो वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये किताब किसी राज्य या राष्ट्र को नहीं जोड़े रख सकती है। अधिगम हमेशा स्वतंत्र और खुले वातावरण में होता है। वो एक व्यवहारिक होता है, प्रयोगात्मक होता है, हस्तपरक होता है। यहाँ पे एक किताब या राष्ट्र या राज्य को अधिगम के रूप में एक रूपता नहीं बनाए रख सकती। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में बात कर रहा है। अब किसके बारे में? पाठ्य पुस्तकों की अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह भी कहीं ना कहीं हमारा किताब ये मार्गदर्शन प्रदान नहीं करता। ठीक है, तो आदमी जो खुले वातावरण स्वतंत्र रूप से वो कोई भी चीज़ सीखता है, ठीक है, बिना प्रेशर के कोई चीज़ भी सीखता है, कोई भी चीज़, तो उसे वो अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करता है, न कि ये पाठ्य पुस्तकों के द्वारा ऐसा हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे देखेंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ये ऑप्शन नंबर एक कैसे सही है? तो यहाँ पे कहा जा रहा है वे संसाधन रहित संदर्भ में। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, तो उसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन जो बनती है वो पाठ्य पुस्तक बनती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। और यहाँ पे ऑप्शन डी जो है, ये शिक्षक और माता पिता का यहाँ पे कोई संदर्भ नहीं होना चाहिए। शिक्षक और माता पिता, क्योंकि शिक्षक और बच्चों के बीच यहाँ पे संबंध होना चाहिए, शिक्षक और माता पिता के बीच संबंध नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आगे देखते हैं, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। तो समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर क्या आधारित है? समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता, सामाजिक संतुलन। तो इसमें जो सही आंसर होगा समता एवं समान अवसर। समावेशी शिक्षा जो होती है ये अपने आप में समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। प्रत्येक बच्चे को समान अवसर और समान समता देने का अधिकार समावेशी शिक्षा बात करती है। सामाजिक अस्तित्व में वैश्वीकरण का इसमें कोई महत्व नहीं है। विश्व बंधुता हटा दीजिए, सामाजिक संतुलन इसका भी कोई इसमें औचित्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, समता एवं समान अवसर। आगे देखेंगे, मैनन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पे देखिए, मैनन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले जो बच्चे होते हैं वो समस्या का पहले विश्लेषण करते हैं, उसके बाद उस समस्या के विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। तो उसका व्यवहार कैसा प्रस्तुत करता है, क्या प्रस्तुत करता है? सतर्कता, निवर्तमान, निरंकुश या चौकस? तो देखिए यहाँ पे सतर्क, तो यानी कि बच्चा इतना कुछ केयर कर रहा है तो वह सतर्कता प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना जो है के संदर्भ में बनाई जाती है। बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम, तो विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम हटा देंगे हम। ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम, इसे भी हटा देंगे क्योंकि बच्चा है अभी छोटी क्लास का है, तो ई अधिगम का मतलब ही नहीं समझेगा वो। इलेक्ट्रॉनिक रूप से हम कोई भी उसको अधिगम नहीं करा सकते जल्दी। विशेष शिक्षा कार्यक्रम, इसको भी अभी हम हटा देंगे। तो बाल केंद्रित, सीधा सीधा बच्चे के ऊपर केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम होना चाहिए। उसमें विज्ञान मेला लगाना चाहिए, विज्ञान प्रदर्शनी करानी चाहिए, हस्तपरक उससे क्रियाकलाप कराना चाहिए। उसको हस्तपरक क्रियाकलाप करा कर हम सिखा सकते हैं और आर्ट एंड क्राफ्टिंग के द्वारा भी उसे हम सिखा सकते हैं। कोई उसे दिखाने वाली दर्शनीय चीज़ भी दिखा करके हम उसे कुछ सिखा सकते हैं और किसी पर आधारित फिल्म भी हम उसे दिखा करके कुछ न कुछ सिखा सकते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम में बहुत से तरीके हैं। आगे देखेंगे, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया। तो 1995, 1999, 2016, 2005। तो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष 2016 में लागू किया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षा की किस विधि का प्रयोग कर रहा है?
तो पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षा की अवलोकन विधि, संशोधन विधि, प्रतिरूपण, अनुकरण। तो यहाँ पे देखेंगे, पहले से बच्चा सीखा हुआ, कोई भी काम बच्चे पहले से सीखे हुए हैं, उस कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को कोई प्रदर्शनी देकर उन्हें सिखा रहे हैं। तो बच्चों की अवलोकन विधि का प्रयोग कर रहा है, बच्चों की अवलोकन विधि का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? अब यहाँ पे प्रश्न है, कोई भी प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? क्या आप इसका उत्तर जानते हो? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हो? तो हमने बताया आपको कभी भी देखना है ऑप्शन में कि किसी भी बच्चे को एक ही प्रश्न सॉल्व करने के कई तरीके विभिन्न होना चाहिए। अगर विभिन्न शब्द आ रहा है तो विभिन्न तरीके आ रहा है, तो यहाँ पे हम इसी को ज़्यादा वरीयता देंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। सोचने के लिए आमंत्रित करना है तो विभिन्न तरीकों से सोचा जाए, ना कि एक ही तरीके से सोचा जाए। किसी भी एक काम करने के लिए उसे हम कई तरीके से सोच करके उसको अंजाम दे सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। आगे देखेंगे थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों को लेबलिंग। तो यहाँ पे देखिए करके सीखना आ गया, पहले ही वरीयता हम इसको देंगे। फिर परियोजना विधि आ जाएगी जिसमें क्रिएटिविटी होगी, वैज्ञानिक वर्क होगा, हस्त प्रक्रिया होंगे, सहयोग से सीखना। तो यहाँ पे हमारा जो जैसे आप प्रैक्टिकल करते हैं, क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं स्कूलों में, तो प्रैक्टिकल में क्या होता है, आप कुछ कोई भी काम स्वयं करते हैं उस काम को, उसके बाद टीचर का उसमें सहयोग मिलता है और वो परियोजना विधि भी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे परफेक्ट आंसर होगा। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, उसे सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है, उसे चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हों। देखिए यहाँ पे स्वयं कर सकते हों, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिना सोचे समझे देखिए स्वयं करना, करके सीखना, ठीक है, बच्चे के सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर, यहाँ बूथ नहीं होगा, दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो बच्चों का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता, तो ये एलिमिनेट करेंगे। बच्चों को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण है, बहुत सीमित ज्ञान है। बच्चों का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। जी हाँ, अनुभव पर आधारित, इसे बिल्कुल होल्ड पे रखेंगे। बच्चों ने गायों को कभी नहीं देखा, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। तो बच्चा जो दूध खरीदने जा रहा है तो वह अपने अनुभव पर आधारित बातें कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो प्रत्यास्थी हैं, प्रत्याशी मतलब बोल सकते हैं लचीले हैं, विकलांग हैं, डिस्लेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं। तो अलग अलग सोच वाले पैटर्न बच्चे सृजनात्मक ही होते हैं, कुछ सोचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे जो सृजनात्मक होंगे वो वैज्ञानिक सोच के होते हैं, वैज्ञानिक सोच के होते हैं। इनकी विभिन्न सोच काम करती है, यह विभिन्न प्रकार से सोचने समझने में इनकी क्षमता अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए देखेंगे, स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, अधिगम का रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए, समृद्ध विकास के लिए पाठ्यचर्या प्रदान करना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे, पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए, समृद्ध विकास के लिए पाठ्यचर्या जरूरी नहीं है, पाठ्यचर्या। अधिगम का रटना विधि तुरंत काट दीजिए। परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना, कक्षा जीवन में नहीं, उसको जीवन में, उसके जीवन में, कक्षा जीवन में नहीं, स्कूल से बाहरी जीवन में, ना कि कक्षा जीवन में, बाहरी जीवन को ज्ञान से जोड़ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे परफेक्ट होगा, सीधे इसमें कुछ नहीं सोचना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? तो लड़की और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा,
लिंग समरूपता, लड़की के लिंग की गलत पहचान, ये तो तुरंत गलत हो जाएगा। बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ, कोई फायदा नहीं है। लिंग समरूपता ये भी नहीं, तो सीधे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो दादी जी हैं वह बच्ची से बोल रही हैं कि तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा। तो दादी बच्चे से कह रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लड़की और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा है। तो दादी का मतलब ये है कि इस तरह से सिर्फ काम लड़के करते हैं, लड़कियां नहीं बोल सकती, लड़कियां इस तरह की व्यवहार नहीं कर सकती। तो वो बोल रही हैं कि तुम ऐसा व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा। यानी कि इनके कहने का मतलब कि उसकी जो बोल थी, उसका व्यवहार था, वो उसके पापा के प्रति अच्छा नहीं था। तो यहाँ पे रूढ़िबद्ध धारणा सीधा सीधा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, कक्षा कक्ष की गतिविधियां कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसका उत्तरदायित्व कक्षा अध्यापक पर है कि वह पाठ्यचर्या को उसी अनुसार परिवर्तित करे जैसा वह विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समझता है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला बोला जा रहा है कि जो कक्षा अध्यापक है वह पाठ्यचर्या को जो कक्षा में बैठे विद्यार्थी हैं उनके अनुसार लचीला बनाए और अपने जैसा उपयुक्त समझ सकें, वो किस तरह से बच्चे को समझा सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो पाठ्यचर्या को लचीला बनाए। अगला देखते हैं, पाठ्यचर्या निर्माणकर्ता पर है, वह प्रत्येक अधिगम करता है तो इसे लचीला बनाए। तो यहाँ पे कह रहा है पाठ्यचर्या निर्माणकर्ता पर है कि वह प्रत्येक अधिगम करता है तो इसे लचीला बनाए। तो यह निर्माणकर्ता पर डिपेंड नहीं करता है, जो पढ़ाएगा उस पर डिपेंड करेगा, जो सिखाएगा अधिगम करता है वह उस पर डिपेंड करेगा, न कि निर्माणकर्ता पर। संगठनात्मक कारक विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का आवश्यक रूप से ज्ञान ले, यह भी जरूरी नहीं है। पाठ्य पुस्तक निर्माणकर्ता अधिगमकर्ताओं के कठिनाइयों के स्तर को अवश्य ध्यान में रखें। तो इसमें निर्माणकर्ता का कोई उसमें वो नहीं है, जैसा सिलेबस बनाया जाता है, सिलेबस को शिक्षक क्या करते हैं, शिक्षार्थी के अनुरूप ढालते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कि इसका उत्तरदायित्व जो है कक्षा अध्यापक पर होता है। वह पाठ्यचर्या को शिक्षार्थी विद्यार्थी के अनुरूप जैसा उपयुक्त समझे कि जैसा विद्यार्थी समझ सके उसी के अकॉर्डिंग लचीला बनाना है। आगे देखेंगे, कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाली किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, सीख न सकने वाले शिक्षार्थी, सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी। तो यहाँ पे सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी का कोई उसमें वो नहीं है। सीख न सकने वाले शिक्षार्थी, ये भी नहीं सही होगा। दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी के लिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। छुओ तथा अनुभव करो। मान लीजिए कोई बच्चा देख नहीं सकता है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ छूने के लिए बोलेंगे और उसे अंदाजा लगाने के लिए बोलेंगे कि देखो ये क्या हो सकता है। तो यह दृष्टि विकलांग शिक्षार्थियों के लिए यह अनुरूप होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। यहाँ तुलना आ गया है तो यह पहले ही हम निगलेक्ट कर देंगे। केवल आ गया है, यह भी निगलेक्ट तुरंत निगलेक्ट कर देंगे। और सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। तो क्षमताओं के अनुसार अलग नहीं किया जाना है, एक ही साथ बच्चे को शिक्षार्थी जो है उनको समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना है। तो अलग अलग नहीं किया जाना है कि कोई अच्छे स्टूडेंट है, पढ़ने में अच्छे हैं तो उनको अलग क्लास लिया जाए, जो पढ़ने में वीक है उनको अलग क्लास लिया जाए। नहीं, उनको एक साथ ही बिठा करके पढ़ाना है। सक्रिय रूप से उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित, उनको प्रेरणा देनी चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। जैसे जो उनके समवयस्क बच्चे हैं उनकी स्वीकार्यता बढ़े, उन्हें एक दूसरे से मोटिवेशन मिले ताकि वो एक दूसरे से, मान लीजिए अभी एक क्लास में सभी लोग सामान्य बालक बैठे हैं, अब कुछ उसमें से ऐसे बच्चे हैं जो विकलांग भी हैं और पढ़ने में अक्षम भी हैं और कुछ पढ़ने में भी बहुत वीक हैं जो कि अच्छे से वर्ड को पढ़ नहीं पाते। तो उनको हम अलग कर देंगे तो उनके अंदर हीन भावना आ जाएगी, उनको ऐसा लगेगा कि हम बाकी बच्चों से बहुत अलग हैं, हमें पढ़ने का उतना कोई चांस नहीं मिलता। तो उनमें हीन भावना आ जाएगी, नेगेटिविटी आ जाएगी जिससे उनमें अच्छे से विकास नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़ती है।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगला लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है। संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। हटा दीजिए, सब हटा दीजिए। यहाँ पे हमें मिल गया विविध कारण और विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।